आज की कहानी है गवार बहू वर्सेस मॉडर्न परिवार। दीपाली एक गरीब परिवार से थी और आज उसकी शादी है। भाग्य से उसकी शादी एक अमीर घर में हो रही है और वो भी शहर में। इसीलिए वो गांव के रंग ढंग में तो ढली है, लेकिन उसे शहर के कानून कायदों के बारे में नहीं पता। वो बहुत ही भोली है, जिस भोलेपन को चतुर लोग गवारपना कहते हैं। अजी, एक भी पंखा नहीं है यहाँ। मैंने सारे कमरे देख लिए, किसी भी कमरे में एक भी पंखा नहीं है। अगर आप मुझे पहले बता देते तो बाबूजी को बोलकर मैं पंखे ले आती। अरे पागल, घर में पंखे इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी कमरों में एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर। पंखों की क्या ज़रूरत है फिर? अच्छा, कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता था बिजली वाला सारे गांव वालों से। 4 पंखा के 400 रुपये। आप कहो तो मैं बाबूजी से बात करके यहाँ भी सेट करा दूँ क्या कुछ? बाबूजी की बहुत मानते हैं लोग, काफ़ी जान पहचान है उनकी। ओहो पागल कहीं की, कंडीशनर और कमीशन में फ़र्क होता है। हाँ, हमको मालूम है। हमारे गांव में ना कंडीशन को ही कमीशन बोलते हैं। हम तो सोच रहे थे कि बाबूजी को बोलकर इस घर के 2 पैसे बचवा दें, लेकिन आप तो हमें ही कह रहे हैं। हम तो सोच रहे थे 4 पंखे आ जाएंगे इस बहाने, लेकिन कहने का क्या फ़ायदा। आज के बाद तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ। उसके बाद उसका पति निरंजन खिड़कियां बंद करने के लिए चला जाता है। जब वो दरवाजे खिड़की बंद करता है, अजी ये खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? एक तो एक को पंखा नहीं इस कमरे में, ऊपर से ये खिड़की दरवाजे और बंद कर रहे हैं। हमें गर्मी में मारने का इरादा है क्या आपको? अरे दीपाली रुको तो जरा, तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। वो एसी चलाता है। अजी मुझे नहीं पता, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। हमारे गांव में तो खिड़की के पल्ला भी नहीं है। रात को जब पुरवैया चलती है ना, तो ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती है मानो शिमला पहुंच गए हो। और दिन में जैसे ही सूरज निकलता है तो ऐसी गर्म हवाएं चलती हैं मानो शिमला से सीधे बीकानेर पहुंच गए हो। दीपाली देखो, क्या तुम्हें अभी कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है? अरे हाँ, लग तो रहा है कुछ ठंडा ठंडा। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की सिल्ली रख दी हो किसी ने बाहर। हम भी अपने गांव में छत पर पानी मार के सोते थे, लेकिन ये तो बर्फ़ की सिल्ली नहीं है, कुछ और ही लागत है। क्या है? दीपाली, ये गर्म हवा को ठंडा करने की मशीन है, इसी को एसी बोलते हैं। अब तुम गर्मी में यहाँ भी शिमला का मज़ा ले सकती हो। अच्छा तो ये बात है। आप ऐसा करिए, ये एसी बंद कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ कुल्फी ही ना जम जाए। और वो एसी बंद कर देता है। दीपाली की सास एक बहुत कंजूस औरत थी। उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं तो वो दीपाली को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। दीपाली बहू, अरे ओ दीपाली बहू, देख तुझसे मिलने कोई आया है। अरे ये क्या, कल ही बिजली का 30,000 का बिल भरा है और तुमने आज फिर एसी चला रखा है। कल ही समझाया था कि बस रात को 2 घंटे चलाया करो, तुम तो मुझे कंगाल करके छोड़ोगे। अरे नहीं माँ, मैं तो बस दीपाली को ये बता रहा था कि एसी कैसे काम करता है। अभी चलाया था और अब बंद भी कर दिया। अच्छा, एक ही दिन में बहू की इतनी चिंता। ऐसा कर दीपाली, तुझसे मिलने बाहर कोई आया है, जल्दी से आजा, बाहर ड्राइंग रूम में बिठा रखा है। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल दीपाली से मिलने उसकी ननद आई थी। वो शादी में अपने बेटे की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी, इसीलिए आज वो दीपाली से मिलने आई। तभी ड्राइंग रूम में निरंजन भी आ जाता है। अरे भैया, कहाँ छिपा के बैठे हैं अपनी दुल्हन को? अब तक नहीं आई वो, माँ भी उसे कह कर आ गई। क्या वो अब तक नहीं आई है? और वो तो मुझसे 5 मिनट पहले निकली थी आने के लिए, कहाँ रह गई ऐसा? और वो अंदर जाता है तो दीपाली खड़ी हुई थी। अजी एक बात बताइए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे दीपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा तो था ड्राइंग रूम में जाने के लिए। अरे वही तो ना, ड्राइंग रूम ही ढूंढ रही हूँ। यहाँ तो 2 ही ड्राइंग लगी हैं, लेकिन रूम कहाँ है मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तब से परेशान हूँ, ढूंढे जा रही हूँ। अरे पगली, ड्राइंग रूम मेहमानों वाले कमरे को कहते हैं। चल अब जल्दी, पूजा कब से बैठी तेरा वेट कर रही है। हाय दैया, तो ये बात है, चलिए जल्दी। और वो दोनों वहाँ से ड्राइंग रूम में जाने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो ड्राइंग रूम में जाते हैं, अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। आपकी शादी में तो मैं नहीं आ पाई थी, इसीलिए अब आई हूँ। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सा उपहार लाई हूँ, बिल्कुल आपके ही जैसे, फ़ौरन से मंगाया है। अरे ननद जी, फ़ौरन लाने की क्या ज़रूरत थी? हम कहीं भागे जा रहे थे क्या? थोड़ा लेट ले आती। अरे पागल, फ़ौरन नहीं फ़ौरन, हमका मालूम है फ़ौरन और फ़ौरन में फ़र्क होता है। फ़ौरन दाल सब्जी तड़का में पड़ता है और फ़ौरन होता है जल्दी। अरे मेरी पगली पत्नी, फ़ौरन का मतलब विदेश। तुम्हारे लिए स्पेशल विदेश से मंगवाया है ये गिफ्ट।
उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। सबको हंसता देख दीपाली मायूस हो जाती है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मामी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए पास्ता बना दो। हाँ हाँ बेटा, लाती हूँ। और वो गिफ्ट रखने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और खुद से कहती है, पास्ता, पिस्ता को ही कहते होंगे। पता नहीं ये आजकल के पढ़े लिखे लोग सारी चीज़ों के नाम बिगाड़ के रख दिए। और वो अपने आप बड़बड़ाती हुई पिस्ता लाकर उसके सामने रखती है। अरे मामी, ये तो पिस्ता है, मेरा पास्ता कहाँ है? हाँ हाँ बेटा, हमका मालूम है कि तुम पिस्ता को ही पास्ता कहते हो। हम लोग तो पिस्ता ही कहते हैं, लेकिन तुम आजकल के बच्चे भी ना। अरे पगली, ये पिस्ता है, पास्ता तो गैस पर पकाना पड़ता है, जैसे मैगी बनती है। इतना सुनकर दीपाली पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब दीपाली को बाथरूम जाना होता है, वो खड़ी होती है और बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है उसकी ननद बाहर कमरे में गाने सुनते हुए टहल रही थी और बीच बीच में गानों की धुन पर थिरक भी रही थी। वो अपनी ननद को ऐसे करते देखती है तो उसे लगता है कि उसे मिर्गी आई है, इसीलिए वो अपने ससुर का जल्दी से जूता लाती है और अपनी ननद को सूंघा देती है, जिसे सूंघकर उसकी ननद बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद, अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मुझे जूता क्यों सूंघाया? अरे ननद जी, मुझे पता है आपको मिर्गी आई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद आप में भूत आया है, फिर हमने सोचा कि मिर्गी का दौरा भी ऐसे ही पड़ता है, इसीलिए हमें याद आया मिर्गी वाले को जूता सूंघाया जाता है और हम बाबूजी का भाग के जूता लाए और आपको सूंघा दिया। हे भगवान, कैसी गंवार औरत पल्ले पड़ी है मेरे भाई के। अरे भाभी, मैं गाने सुन रही थी और उन्हीं पर थिरक रही थी, मुझे कोई मिर्गी विर्गी नहीं आई। अरे ननद जी, आपने ना ही फ़ोन ले रखा है और ना ही आपके कान में कोई तार लगी है, तो कैसे गाने सुन रही थी? तभी वहाँ निरंजन भी आ जाता है। अरे मेरी पागल बीवी, आजकल सब कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, जब तुझे नहीं पता तो कुछ पूछ तो लिया कर। फिर उसके बाद उसकी बहन कहती है, अरे चल बेटा, हम यहाँ से चलते हैं, पता नहीं अब इस घर में क्या क्या भुगतना पड़ेगा हमें और क्या क्या खाने को मिलेगा। आए हैं जब से जीना हराम हो रखा है, कभी कुछ ये गंवार औरत तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अरे पूजा, वो गांव से आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी, तुम भूलो मत, हम भी गांव के ही हैं। अब जब उस बेचारी ने कुछ देखा ही नहीं तो उसे क्या पता, समझने में उसे टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, गांव से आई है, हम भी गांव से आए हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसी हरकतें नहीं की। बन रहा है जोरू का गुलाम। ये थोड़े ही है पत्नी गलती करे तो उसको ठगता रहे और कोई अपनी ननद को भला जूता सूंघाता है। आज तो इसने जूता सूंघाया है, कल पता नहीं ये क्या करेगी मेरी बेटी के साथ। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अनजाने में हो गया, मुझे नहीं पता था आप गाने सुन रही हैं। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए। अच्छा, घोड़ी जैसी हो गई है और इतनी भी अकल नहीं है, ननद के साथ ऐसा नहीं करते। आज तो इसने ननद के साथ किया है, कल को मेरे साथ करेगी, पता नहीं क्या क्या दिन देखने बाकी हैं। घोड़े जैसी होकर अकल गधे जैसी पाई है, नालायक नकारा। दीपाली को सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए चली जाती है। अरे गुस्सा मत हो, आज रात को मेरी तरफ से पार्टी है, होटल में खाने चलेंगे। फिर वो तैयार होकर सारे बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं और निरंजन उसको सब समझा देता है कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर सारे खाना खाते हैं। देखा मामा, अब मामी ने कोई गलती नहीं की, मामी भी मॉडर्न हो गई। हाँ, अब तेरी मामी ने कोई गलती नहीं की, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। हाँ, गंवार है, क्या सीखेगी, देखना कुछ न कुछ गड़बड़ तो करके रहेगी। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, हमारे तो करम ही फूट गए। वो बातें कर रहे थे तभी वेटर कुछ कटोरियों में गर्म पानी और नींबू ले आता है। सभी लोग हाथ धोने लग जाते हैं और साथ में बातें करते हैं। तभी उन्हें सुपड़ सुपड़ की आवाज़ आती है। सभी लोग दीपाली की तरफ देखते हैं तो वो बाउल में नींबू निचोड़कर उसे सपड़ सपड़ करके पी रही थी। ये देखकर सभी जोरों से हंसने लगते हैं। अरे पगली, ये हाथ धोने के लिए था, पीने के लिए नहीं। अच्छा, हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो नींबू पानी पीते हैं, मैंने सोचा पीने के लिए था, मैं तो पी गई। देखा, कर देना इसने वही गवारों वाली हरकत, ये नहीं सुधरने वाली, मैंने कहा था। अरे माँ, सीख जाएगी, तुम भी इसके पीछे ही पड़ गई हो। फिर हाथ धोकर सहारे वहाँ से चले जाते हैं। होटल की सीढ़ियों से सभी लोग नीचे उतर रहे थे तभी निरंजन की माँ का पैर फिसल के गिर जाती है। ओए माँ, बचाओ, मेरी कमर, हाय, बैंडी बज गई, पैर और कमर से तो हिला भी नहीं जा रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और तुम सब लोग ऐसा करो, जल्दी से टैक्सी पकड़ के घर चले जाओ, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ।
ए जी, आप ऐसा करना, माँ जी को अच्छे से पहलवान को दिखाना। अरे दीपाली, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, वहाँ पहलवान नहीं होते, डॉक्टर होते हैं। अच्छा जी, हमारे गांव में तो जब मोच आ जाती है या हड्डी जुड़वानी हो तो पहलवान के पास जाते हैं। अरे तुम ऐसा करो, टैक्सी पकड़ो और जल्दी से घर जाओ, मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। और वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके पैर में प्लास्टर कर देते हैं और उसे 15 दिन का बेड रेस्ट कहते हैं। फिर वो अपनी माँ को घर ले आता है। घर आने के बाद दीपाली अपनी सास की खूब सेवा करती है, दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। उसकी सास को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तभी फटाफट लाकर दे देती, अपनी सास को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो गंवार ज़रूर थी, लेकिन उसमें उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं थी। अपने बहू को अपनी इतनी सेवा करते देख उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बहू दीपाली के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसे कितनी खरी खोटी सुनाती रहती थी। इसीलिए वो अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है बेटा, और तूने मेरी कितनी सेवा की। मेरा पैर टूट गया, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं। मुझे ये एहसास तो हुआ कि तू मेरे बेटे के लिए लायक पत्नी और मेरे लिए लायक बहू है। शायद अगर मैं किसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू को लेकर आती तो वो मेरी सेवा कभी नहीं करती। तूने जिस तरह मेरी सेवा की, मैं तो धन्य हो गई हूँ तुझे पाकर। इसीलिए मैं इस घर की जिम्मेदारी अब तुझे देती हूँ। ये चाबियाँ ले बहू तू। अरे माँ जी नहीं, मैं ये चाबियाँ नहीं लूँगी, आप मुझसे बड़ी हैं और चाबियाँ रखने का हक आपको है। मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसीलिए आपने मुझे माँ बनकर सब कुछ समझाया है। अरे मैं कितनी पागल थी, जिसके इतने अच्छे संस्कार हों वो गंवार कैसे हो सकता है। उसके बाद उसके ससुराल वाले उसे गंवार होने का ताना कभी नहीं मारते और दीपाली भी धीरे धीरे उनके रंग ढंग में ढल जाती है।